दुआ करना कि मैं जिंदा लौटूं, क्योंकि अगली बार मैं कॉफिन में भी आ सकता हूं। ये वही शब्द थे जो सैम अब्राहम ने अपने पिता से कहे थे जब वो भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे थे। सैम अब्राहम 35 साल का एक आदमी ऑस्ट्रेलिया के एपिंग शहर में अपनी पत्नी सोफिया और 7 साल के बेटे के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे। ये कपल ओरिजिनली केरल से थे, लेकिन नौकरी की वजह से वो लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए थे। हर साल वे अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए केरल जाया करते थे। अक्टूबर 2015 में सैम, सोफिया और उनका बेटा छुट्टियों के लिए भारत गए। 2 हफ्ते परिवार के साथ बिताने के बाद उन्हें वापस लौटना था। 12 अक्टूबर को उन्होंने सभी से विदा ली और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। सैम के माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी बार होगा जब वे अपने बेटे को देख रहे थे। रात में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद सैम, सोफिया और उनके बेटे ने रात का खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगली सुबह हमेशा की तरह सोफिया जल्दी उठी। वो किचन में गई, कॉफी बनाने लगी और फिर अपने पति सैम को जगाने के लिए कमरे में गई। लेकिन आज कुछ अलग था। सैम नहीं जागे। पहले तो सोफिया ने सोचा कि वो बस थका हुआ है, लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे चिंता होने लगी। उसने उसे हिलाया, उसका नाम पुकारा, लेकिन वो वैसे ही पड़ा रहा, गहरी नींद में खोया हुआ। जब उसने बार बार कोशिश की और कोई रिएक्शन नहीं मिली तो उसकी चिंता घबराहट में बदल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने उसका नाम और जोर से पुकारना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी तेज पुकार पड़ोसियों तक पहुंच गई और वे भागकर उसके घर आए। जब वे अंदर पहुंचे और सैम को सेंसलेस पड़े देखा तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। पैरामेडिक्स आए, लेकिन जांच करने के बाद उन्होंने सबसे शॉकिंग न्यूज दी, और वो था कि सैम की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी। सोफिया बिल्कुल स्तब्ध रह गई। यह खबर उस पर किसी भारी चोट की तरह गिरी। उसका दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उसकी पूरी दुनिया जैसे पल भर में बिखर गई। लेकिन रुकिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको हर बार ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो और आपको हमारी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हां, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई स्टोरी लेकर आएं आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए, और बिना कोई देरी किए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। 3 दिन बाद 15 अक्टूबर को सैम का बॉडी इंडिया भेज दिया गया। केरल में उसके परिवार को उसकी मौत की दिल दहला देने वाली खबर मिली। जब सैम के पिता ने यह सुना तो उनका दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगे। अपने गहरे दुख के बीच सैम के पिता को वो बात याद आई जो उनके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कही थी, क्या पता शायद मैं अगली बार केरल कॉफिन में लौटूं। सैम ने यह बात अपने कुछ रिश्तेदारों से भी कही थी, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यह शब्द इतनी जल्दी सच हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन बाद 18 अक्टूबर को सैम का बॉडी मेलबर्न से उसके परिवार के घर लाया गया। जरूरी रिचुअल्स को पूरा करने के बाद उसे घर के पीछे दफना दिया गया, वहीं जहां वो बचपन में खेला करता था। दुख इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव ने अपना एक बेटा खो दिया हो। इसी बीच सोफिया अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। 5 लंबे दिनों तक वो सैम के घर पर रही, अपने जीवन के सबसे बड़े प्यार को खोने का शोक मनाती रही। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि भारत में रुकना उसके लिए सही नहीं होगा। अगर वो यहीं रही तो अपनी नौकरी भी खो देगी। दिल में भारी दुख लिए उसने एक मुश्किल फैसला लिया। वो वापस ऑस्ट्रेलिया जाने का निर्णय कर चुकी थी। सोफिया की बहन वहीं रहती थी और उसे लगा कि उसके पास रहने से शायद दर्द सहना थोड़ा आसान हो जाएगा। 24 अक्टूबर को सोफिया अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया लौट गई। वो जानती थी कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और तमाम तकलीफों के बावजूद उसे आने वाली चुनौतियों का सामना करना ही था। हर शनिवार वो केरल में सैम के माता पिता को फोन किया करती थी। सैम अब्राहम और सोफिया केरल के कारवल गांव में पले बढ़े थे। वो बचपन से ही पड़ोसी थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सैम को गाने का बहुत शौक था और हर रविवार वो चर्च में प्रेयर्स के दौरान कोयर के साथ गाना गाया करता था। सोफिया को भी संगीत पसंद था और इसी वजह से वो अक्सर चर्च में सैम से मिलती थी। संगीत के प्रति
उनके इसी लगाव ने उन्हें और करीब ला दिया। उन्होंने साथ में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 2003 में उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी और दोनों को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब वो शादी करेंगे। इसी दौरान सैम अपना एमबीए करने के लिए तमिलनाडु के डिंडीगुल चला गया, जबकि सोफिया ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जारी रखी। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की और फिर बैंगलोर की एक आईटी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। बाद में काम के सिलसिले में वो तिरुवनंतपुरम शिफ्ट हो गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सैम ने एक रीजनल बैंक में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद वो दुबई चला गया, जहां उसे एक यूएई फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी में नौकरी मिल गई। सैम और सोफिया दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और समय के साथ उनका रिश्ता भी और मजबूत होता गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, उन्हें एहसास हुआ कि अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। सैम ने अपने परिवार को सोफिया के बारे में बताया, लेकिन उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि सोफिया उनकी बहू बने। सोफिया का परिवार समाज में काफी सम्मानित था। उनके पिता रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर थे। जब सैम ने सोफिया को बताया कि उसके परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, तो उसने खुद सैम के पिता से बात करने का फैसला किया। उसने उनसे कहा कि अगर वो सैम से शादी नहीं कर सकती, तो उसके लिए आगे जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सैम के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। समय के साथ सोफिया के प्यार और आदर भरे स्वभाव ने सैम की मां का दिल जीत लिया। उसने हर किसी को पूरे दिल से अपनाया और उसकी सच्ची भावना ने धीरे धीरे सैम के माता पिता की सोच बदल दी। आखिरकार उन्होंने समझ लिया कि सैम और सोफिया अब बड़े हो चुके हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद 2008 में आखिरकार सैम और सोफिया शादी के बंधन में बंध गए। अगले ही साल 2009 में उनकी खुशियों में और इजाफा हुआ जब उनके घर एक नन्हे बेटे ने जन्म लिया। लेकिन सैम की मौत के 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को ऑस्ट्रेलिया पुलिस का एक फोन कॉल आया सैम के पिता के पास, जो उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें बताया कि सैम की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी, जैसा कि अब तक सबने माना था, बल्कि उसे बेरहमी से मर्डर किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि सैम की पत्नी सोफिया मर्डर रिलेटेड सस्पिशन की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह खबर सुनकर सैम के परिवार पर जैसे बिजली गिर गई। अगर सैम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, तो फिर सोफिया पर हत्या का आरोप कैसे लग सकता था? यह सवाल उनके दिमाग में गूंजने लगा और पूरा परिवार उलझन में पड़ गया। सच्चाई सैम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई, जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सैम की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई थी, बल्कि उसे साइनाइड देकर झड़ दिया गया था। उसके खून में साइनाइड का स्तर इतना ज्यादा था कि यह स्पष्ट था कि यही उसकी मौत की असली वजह थी। मामला और भी रहस्यमय तब हो गया जब रिपोर्ट में सैम के शरीर में एक नींद की दवा के ट्रेस भी मिले। इससे यह शक और गहरा गया कि उसे पहले नशीली दवा दी गई और फिर जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। इन खुलासों से यह साफ हो गया कि सैम की मौत किसी नेचुरल कारण से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सभी सबूत इसी दिशा में इशारा कर रहे थे, इसलिए सबसे बड़ा शक तुरंत सैम की पत्नी सोफिया पर गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जो महिला अपने पति की मौत के बाद पूरी तरह टूट गई थी, वो इतनी भयानक साजिश में कैसे शामिल हो सकती है? या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसमें सोफिया को फंसाया जा रहा था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने बहुत सावधानी से जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद भी उन्होंने तुरंत सोफिया से पूछताछ नहीं की, बल्कि उन्होंने साइनाइड और नींद की दवा से जुड़े अहम सबूत उससे छुपा लिए। पुलिस ने सोफिया पर नजर रखने के लिए कई अलग अलग निगरानी टीमें तैनात की, बिना उसे किसी भी चीज की भनक लगे। एक टीम हर वक्त उसका पीछा करती, उसकी हर हरकत पर नजर रखती। दूसरी टीम उसकी फोन कॉल्स को ट्रैक कर रही थी, इस उम्मीद में कि कोई अहम जानकारी मिल सके। तीसरी टीम उसके बैंक रिकॉर्ड की गहराई से जांच कर रही थी, किसी भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए, जिससे हत्या के पीछे की मोटिव का पता लगाया जा सके। यह ऑपरेशन कई महीनों तक चला। पुलिस जानती थी कि चाहे कोई अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, समय के साथ कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और उन्होंने पेशेंटली इंतजार किया कि कब सोफिया से कोई चूक हो। फाइनली
सैम की मौत के 5 महीने बाद पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लग गया। सोफिया ने सैम की कार अरुण कामा सोनन नाम के एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी थी। इसके तुरंत बाद उसने अरुण के साथ एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला। एक बोल्ड मूव उठाते हुए उसने सैम के सारे पैसे इस नए खाते में ट्रांसफर कर दिए। सोफिया पर करीबी नजर रख रही निगरानी टीम ने भी कुछ अजीब देखा। वो कई दिनों से चुपके चुपके अरुण से मिल रही थी। दोनों अक्सर सुनसान जगहों पर मिलते, कभी मेलबर्न के किसी पार्क में तो कभी किसी छोटे से कैफे में। हमेशा अपनी मुलाकातों को छुपाने की कोशिश करते। उसी टाइम दूसरे तरफ पुलिस की एक डिफरेंट टीम उनके फोन पर बातचीत के रिकॉर्डिंग्स एनालाइज कर रहे थे। ये कुल मिलाकर 100 घंटे से भी ज्यादा की रिकॉर्डिंग बन गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर अरुण कामा सोनन था कौन और उसका सोफिया और सैम की रहस्यमयी मौत से क्या रिश्ता था? जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और पुलिस इस आदमी के बारे में और जानने के लिए बेताब थे। इसका जवाब जानने के लिए हमें सोफिया के पास्ट में जाना होगा। साल 2003 में सैम सोफिया से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन शादी से पहले उसने तमिलनाडु के डिंडीगुल जाने का फैसला किया ताकि वो अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर सके। इस दौरान सोफिया ने भी अपनी अलग प्लानिंग बना रखी थी। उसने कोट में स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc करने के लिए दाखिला लिया। यहीं इस इंस्टीट्यूट में उसकी मुलाकात अरुण कामा सोनन से हुई। शुरुआत में सोफिया और अरुण अच्छे दोस्त बने। वो साथ में पढ़ाई करते और घंटों बातें किया करते थे। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और जो एक साधारण रिश्ता था वो धीरे धीरे कुछ और बनने लगा। सोफिया, जो पहले से ही सैम के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में थी, अरुण के प्रति अट्रैक्ट होने लगी। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, सोफिया खुद को अरुण से प्यार करते हुए महसूस करने लगी। ये तक कि उसने खुद अरुण को प्रपोज तक कर दिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कॉलेज के आखिरी सालों में अरुण ने अपनी पढ़ाई पूरी की और 2005 में एक नौकरी हासिल कर ली। इस बीच सैम और सोफिया ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बार फिर साथ समय बिताने लगे। लेकिन सैम को जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लगी वो ये थी कि सोफिया ने उसे कभी अरुण के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया। फिर 2008 में सैम ने सोफिया को प्रपोज किया। वो बेहद उत्साहित था क्योंकि उसे ओमान में नौकरी मिल गई थी और वो ये खुशखबरी सोफिया के साथ शेयर करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी अब पटरी पर आ रही है। कुछ ही समय बाद दोनों ने एक खूबसूरत ट्रेडिशनल क्रिश्चियन सेरेमनी में शादी कर ली। एक साल बाद सोफिया ने एक बेटे को जन्म दिया और उनका छोटा सा परिवार बसने लगा। सोफिया ने बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, जबकि सैम ओमान में काम करता रहा। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन उनका रिश्ता कायम रहा। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। एक खुशहाल परिवार, एक खूबसूरत जिंदगी, सब कुछ ठीक ठाक दिखता था। लेकिन अंदर ही अंदर सोफिया के दिल में कुछ भी सही नहीं था। शादी के बाद भी सोफिया हर दिन रोती थी। वो अपनी भावनाएं एक डायरी में लिखती थी, जो बाद में कोर्ट में एक अहम सबूत बनी। चूंकि सोफिया की बहन पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में नर्स के तौर पर काम कर रही थी, एक दिन उसने सोफिया को वहां आने का न्योता दिया। उसने कहा कि सोफिया को वहां अपने डिग्री के मुताबिक एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। सोफिया ने एक कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसे वहां से सिलेक्शन की खबर मिली। उत्साह से भरी हुई वो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई इस नए ऑफर को अपनाने के लिए। इस दौरान सैम, जो अब भी ओमान में था, बार बार सोफिया से वहां आने की गुजारिश करता था ताकि वो दोनों एक साथ रह सकें और उनके बीच की दूरी खत्म हो जाए। लेकिन ओमान जाने के बजाय सोफिया ने तुरंत ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कर लिया। इसके पीछे एक गहरा कारण था और यह सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं था। असली वजह अरुण था, जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। सैम, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहना चाहता था, अपनी कंपनी से ट्रांसफर की मांग करने लगा और कुछ ही समय बाद उसे उनकी ऑस्ट्रेलियन ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन सोफिया सिर्फ नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं आई थी, बल्कि वो अरुण के साथ खुलकर समय बिताना चाहती थी, बिना किसी रोक टोक के। जब सैम ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो सोफिया को यह एक बड़ी परेशानी लगने लगी। वो इस हालात से बेहद चिढ़ गई और अपने दिल की बात अरुण से कह डाली। आखिर कब तक हमें इस तरह छुप छुप कर मिलना पड़ेगा? हमें अब एक हो जाना चाहिए।
यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। दोनों ने मिलकर सैम को अपनी जिंदगी से हटाने की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। जल्द ही सोफिया ने वो सोचना शुरू कर दिया जो कोई पत्नी कभी नहीं सोचती, सैम को हमेशा के लिए खत्म करने का। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सैम को सोफिया के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो अक्सर सोफिया से पूछता कि वो कहां जाती है और क्या करती है, लेकिन सोफिया कभी भी उसे कोई साफ जवाब नहीं देती। धीरे धीरे इन अनसुलझे सवालों ने उनके बीच झगड़ों को जन्म देना शुरू कर दिया। हालांकि उनके बीच कई समस्याएं थीं, फिर भी हर साल वे केरल अपने परिवार से मिलने जाते थे। ऐसा ही एक दौरा अक्टूबर 2015 में हुआ, जब सैम ने एक शॉकिंग बयान दिया। उसने अपने परिवार से कहा कि उसे महसूस हो रहा है कि वो जल्द ही मरने वाला है, और उसने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब वो मरे तो उसे उसके दादा की कब्र के पास दफना दिया जाए। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि उसकी ये बात सच साबित होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया लौटने के सिर्फ 2 दिन बाद 14 अक्टूबर की रात को सोफिया ने अपनी खतरनाक प्लान को अंजाम दिया। जब सैम काम से घर लौटा तो उसने उसे एक एवोकाडो मिल्क शेक दिया, जिसे उसने खुद तैयार किया था। सैम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसमें चोरी छिपे नींद की गोलियां मिला दी गई थीं। उसने जैसे ही मिल्क शेक पिया, कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गया। उसी पल अरुण, जो पहले से ही घर में छिपा हुआ था, बाहर आ गया। सैम को बेहोश देखकर अरुण ने सोफिया से संतरे का जूस तैयार करने को कहा। बिना कोई झिझक सोफिया ने जूस बनाया और इस बार उसमें घातक मात्रा में साइनाइड मिला दिया। बिना किसी दया के उन्होंने वो जहरीला जूस सैम के मुंह में डाल दिया। असर तुरंत हुआ। कुछ ही पलों में सैम के मुंह से झाग निकलने लगा, उसका शरीर बुरी तरह तड़पने लगा और देखते ही देखते उसने अपनी आखिरी सांस ली। सब कुछ खत्म करने के बाद अरुण और सोफिया उसी जगह पर रुके रहे जहां सैम की मौत हुई थी। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो अरुण वहां से चला गया और सोफिया को अकेला छोड़ दिया। उस रात सोफिया अपने मृत पति के बॉडी के पास ही सोई। अगली सुबह उसने अपना मातम का नाटक शुरू कर दिया। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस भी यह मान बैठी कि सैम की मौत नॉर्मल था। वो सबके सामने फूट फूट कर रोई, एक दुखी पत्नी की तरह। उसने यहां तक कि अपने छोटे बेटे को भी उसके पिता का डेड बॉडी दिखाया, जैसे कि उसे इस अपराध के बारे में कुछ भी ना पता हो। सैम के अंतिम संस्कार के बाद सोफिया ऑस्ट्रेलिया लौट आई और अरुण के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। दोनों को लगा कि उनका खौफनाक राज अब सुरक्षित है और किसी को उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका क्राइम पहले ही एक तेज नजर वाले पुलिस ऑफिसर की नजरों में आ चुका था। वो ऑफिसर अरुण पर नजर बनाए हुए था और उसने एक अजीब बात नोटिस की। अरुण बार बार एक ही बार में जाता था। यही देखकर ऑफिसर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने भी उसी बार में जाना शुरू कर दिया और अरुण की हर हरकत पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे उसने अरुण से बातचीत शुरू की और दोस्ती का नाटक किया, लेकिन असल में वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। अरुण को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका नया दोस्त असल में एक पुलिस ऑफिसर है। एक दिन नशे की हालत में अरुण ने हद से ज्यादा बोलना शुरू कर दिया और अपने गुनाह की सच्चाई खुद ही उगल दी। जैसे ही अरुण बेहोश हुआ, ऑफिसर ने उसका फोन चुपचाप उठा लिया और उसकी कॉल डिटेल्स देखने लगा। यही वो पल था जब पुलिस को सबसे बड़ा सबूत मिला, सोफिया और अरुण के बीच की कॉल रिकॉर्ड्स। इस मजबूत सबूत को हाथ में लेते ही पुलिस ने अदालत से सैम की कब्र खुदवाकर उसके बॉडी का पोस्टमार्टम करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने इस पर सहमति दी। इसी बीच जब पुलिस अरुण और सोफिया से पूछताछ कर रही थी, केरल में सैम के बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ तौर पर साइनाइड की मौजूदगी पाई गई। पूछताछ के दौरान सोफिया और अरुण ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कोर्ट ने अरुण को बिना पैरोल के 27 साल की सजा सुनाई, जबकि सोफिया को 22 साल की कैद दी गई। सजा सुनते ही सोफिया फूट फूट कर रोने लगी और सजा कम करने की गुजारिश करने लगी। उसने कहा, मेरे पास एक बेटा है, कृपया मेरी सजा कम कर दीजिए। लेकिन जज ने सख्त लहजे में जवाब दिया, उस बच्चे के लिए यही बेहतर है कि तुम उसके साथ ना रहो। इसके बाद अदालत ने सोफिया की बहन सोनिया को बच्चे की कस्टडी दे दी। हालांकि
सैम के माता पिता ने भी अपने पोते की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया और बच्चे की कस्टडी सैम के माता पिता को सौंप दी। तो एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, और वो है कि कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकता। सच हमेशा बाहर आकर ही रहता है, जैसे इंसाफ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको भी शायद आज की कहानी काफी चौंकाने वाला लगा होगा। अगर आपको यह कहानी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि जब मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलने आऊं तो आप बाकियों के साथ हमारे इस सफर में जुड़ सकें। तो चलिए, अब हम चलते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।